टाटा ग्रुप है। तो टाटा ग्रुप में अभी तक रतन टाटा थे, अभी एक नोएल टाटा आए हैं, वो उनके स्टेप ब्रदर थे, वो सहोदर जिसको कहते हैं, अपने भाई नहीं थे वो उनकी दूसरी मां के पुत्र थे, क्योंकि उनके पिताजी ने 2 शादियां की थी। तो पहली शादी से तो रतन टाटा थे और जिमी टाटा थे। तो जिमी बहुत ही अस्वस्थ रहते हैं। जिमी ने पहले ही कह दिया था कि मैं व्यापार में शामिल नहीं हूंगा। लेकिन जो नोएल टाटा हैं, ये रतन टाटा के दूसरी मां से हैं, तो वो उनके भाई भी होते हैं, स्टेप ब्रदर है। उन्होंने जिम में संभाला। अब नोएल टाटा के परिवार में लोग हैं, उनकी बेटी है या और भी रिलेटिव्स हैं। इस प्रकार से बचे खुचे 2-4 लोग ही हैं परिवार में। तो रतन टाटा ने पहले ही ये भाप लिया था कि जब हम नहीं होंगे तो हमारे परिवार की क्या स्थिति होगी, हमारे परिवार में कौन लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने शुरुआत से ही अपने परिवार के, अपना जो भाई था, अपने जिंदा रहते हुए उन्होंने अपने स्टेप ब्रदर को कंपनी में तो रखा, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर रखा, और वो बढ़िया काम भी कर रहे हैं। लेकिन टाटा ग्रुप का चेयरमैन नहीं बनाया, चेयरमैन बने बाहर के लोग, और उन्होंने फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया। उसमें बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग आए, वो शामिल हुए, और फिर एक इंडिपेंडेंट चेयरमैन कंपनी को अपनी दूरदृष्टि से, और उस वक्त तक रतन टाटा की भी बहुत का सहयोग रहता था, जब कभी भी समस्या होती थी तो वो उसको आगे बढ़ाने लगे, और वो बढ़ने लगा। और आज फिर टाटा ग्रुप है। आप देख ही रहे कि रतन जी के जाने के बाद भी कोई असर नहीं पड़ा। क्या सभी निवेशक, सभी कार्यकर्ता क्या ये भी सुझाव दे सकते हैं सहारा को कि भाई आपके पास, मान लीजिए, जो भी निवेशकों के पैसे देने हैं, पैसे ऑलरेडी हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे के लिए इनको घूमना पड़ेगा। 25,000 करोड़ रुपए तो लगभग आ ही गए हैं, 15,000 करोड़ रुपए हैं, 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी हो गई है, वो दे ही देंगे। इसके अलावा भी जो संपत्ति है वो बेच करके जो कुछ भी देनदारी है वो किया जा सकता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अभी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑलरेडी काम कर रही है, उससे पैसे की उगाही चल रही है। जब मैंने कल अम्मी लाल से पूछा कि वो जो आप पैसे ले रहे हैं वो कहां निवेश कर रहे हैं, कैसे आप लोगों को लौटाएंगे, 2 साल का 3 साल का आप एफडी कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, तो या तो फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, उस इंटरेस्ट से आपका काम चल रहा होगा तो चल जाएगा। लेकिन कल को तो फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसमें आपने तय किया होगा कि भाई 1.5 गुना देंगे, 2 गुना देंगे, 1.25 गुना देंगे, क्या देंगे, ये तो आपने कमिट किया होगा। अगर आपने 2 गुना पैसे देने का वायदा किया है तो वो पैसा कहां से देंगे, इसकी कोई जानकारी आपके पास है? आप ब्रांच मैनेजर हैं, क्योंकि आप ही निवेशकों से डील करते हैं, आप ही एजेंट से डील करते हैं। तो साहब उनके पास कोई जवाब नहीं था। दूसरी बात, मैंने कहा कि पैसा कहां जा रहा है, तो जब सतीश चतुर्वेदी जी ने उनसे पूछा कि क्या सहारा मल्टी का कहीं पर कोई बैंक अकाउंट है, उन्होंने कहा नहीं है। तो चेक किस नाम से ले रहे हैं? बोला हम चेक से ले रहे हैं भुगतान। तो चेक किस नाम से ले रहे हैं साहब? तो चेक ले रहे हैं सहारा इंडिया के नाम से। अब फिर ये अगेन घोटाला है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिस सोसाइटी में उनको पैसा लेना था उसका अकाउंट ही नहीं है, सहारा इंडिया के नाम से ले रहे हैं। अब ये बात अगर आज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो या सहकारिता मंत्रालय हो, जो हमारे शो को देखते हैं बहुत गंभीरता से, मैं फिर उनके संज्ञान में ये लाना चाहता हूं कि आप फिर साल 2 साल के बाद फिर करोड़ों निवेशक खड़े होंगे और फिर लाखों एजेंट खड़े हो जाएंगे कि हाय बाप हाय बाप हाय बाप, फिर छाती पीटेंगे, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप, रुदाली शुरू हो जाएगी और फिर यही स्थिति होगी। तो अभी से ही चेक एंड बैलेंस करिए। और अगर नहीं, सहारा के पास उन निवेश को वापस देने के लिए एक बड़ा रोड मैप है, प्लान है, बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। लेकिन अगर नहीं है तो फिर क्या कर रहे हैं आप? चौबे जी बोल लीजिए, फिर मैं और आगे बात बोलता हूं। बोलिए बोलिए बोलिए। पाठक सर, जहां तक सहाराश्री इस दुनिया में थे, आज हालांकि वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं, तो उनको अब शब्दों से नहीं नवाजना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं सर,
तो ऐसा मत करिए प्लीज। उस व्यक्ति को देश और विदेश में कई प्रकार से पुरस्कारों के जरिए या मेडल के जरिए उनको नवाजा गया, ये कहीं ना कहीं सत्यता है। और उनके हाथों से देश में भी कई तरह के सामाजिक कार्य किए गए, चाहे वो कारगिल कर हो और चाहे वो गुजरात में भूकंप आया था उस समय गांव बसाने की बात हो, या कई जैसे बाढ़ पीड़ितों की बात हो, आपदाओं की बात हो, कई ऐसे उन्होंने सामाजिक काम किए हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन सर आज एक समझने वाली बात यह है कि निवेशक भी वो ही है, कार्यकर्ता भी वो ही है जो पूर्व में थे। ऐसा नहीं है कि उनके जाने के बाद में नए निवेशक आ गए या नए कार्यकर्ता आ गए। जब तक सहारा श्री थे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को और आम निवेशकों को पेश किया करते थे, उनको बातें बताया करते थे, भरोसा दिया करते थे। लेकिन आज की स्थिति, मौजूदा परिस्थिति अगर देखा जाए तो सहारा का मैनेजमेंट, अब आपने कहा कि हो सकता है उनके पास सारा सब कुछ है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है उनके पास, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रस्सी भी फेंक दी है कि आप बाहर निकल जाइए, कोई बात नहीं, गलती होती है तो उसका पनिशमेंट होता है सर। लेकिन आज कहीं ना कहीं सहारा का मैनेजमेंट सामने आने को या कार्यकर्ताओं या आम निवेशकों को पेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, तो ऐसा क्यों? दूसरी बात है सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक निजी बात मेरी खुद की कहना चाहता हूं कि मेरी 94 को ज्वाइनिंग थी सर, लगभग मैंने 30 साल इस संस्था को दिए और आज भी मेरी मैच्योरिटी बकाया है, और मेरा एफएफ का भुगतान जो फ्यूचर फंड हमारा कटता है सर, उसकी एडवाइज का सेटलमेंट 2021 में हो चुका है। जॉन तक वो एडवाइज आ चुकी है, लेकिन ये लोग भुगतान नहीं कर रहे हैं। और विडंबना देखिए सर कि मेरी मिसेज की दोनों किडनियां डैमेज है, डायलिसिस में चल रही है, जोधपुर एम्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है और सप्ताह में 2 बार डायलिसिस हो रहा है। और मैं कम से कम 50 बार जोनल ऑफिस जाके उस मंडल प्रमुख महोदय के सामने मेरी सारी परिस्थिति स्थिति बता दी कि मेरी मिसेज की किडनी ट्रांसप्लांट करवानी है सर, मेरे हक का पैसा मुझे दे दीजिए, पोर्टल से जब भुगतान होगा, मैच्योरिटी मत दीजिए मुझे, कम से कम एफएफ का भुगतान तो दे दीजिए। जब ऐसी परिस्थिति में कि जहां लोग नारी के लिए, जल या जोड़ों के लिए अपनी जान गंवा देते हैं, तो सर लोग क्यों नहीं आगे आएंगे अपने भुगतान के लिए? जब ऐसी परिस्थिति में मुझे भुगतान नहीं मिल रहा है, जहां मैंने 30 साल न्यौछावर कर दिए इस संस्था में, तो आम निवेशक की स्थिति क्या होगी सर, उस कार्यकर्ता की स्थिति क्या होगी? आप सोच के देखिए सर इस बात को। और प्रशासन सामने आकर पेश नहीं कर पा रहा है, आश्वासन तक नहीं दे पा रहा है। और कल आपके चैनल के माध्यम से कन्हैया साहब जी आके एक वो सहारियन किताब लाके बता रहे थे कि मैनेजमेंट यहां है, तो सर कागजों में मैनेजमेंट को क्या करें? कहीं ना कहीं आपके चैनल के माध्यम से या इस मंच पर बैठकर अपनी व्यथा तो सुना सकते हैं, लेकिन आम कार्यकर्ता की आज स्थिति यह है सर कि वो किसको कहे, क्योंकि कोई पेश करने को तैयार नहीं है सर। जी सर। एक बात तो मान के चलिए कि देखिए आज कम से कम क्यूबाइड नेटवर्क आखिरी दम तक, ये तो मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं, निवेशकों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ, एजेंट के साथ, आपने ठीक कहा चौधरी जी कि कार्यकर्ताओं की स्थिति निवेशकों से भी बदतर है। मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि आप देखिए कि कोई आदमी 20 साल, 25 साल, 15 साल, 30 साल, 35 साल नौकरी करे और उसके बाद एकदम से सड़क पर आ जाए, तो उसकी क्या स्थिति होगी? और इसकी संख्या 5-10 हजार नहीं है, लाखों में है। तो लाखों में अगर है, तो अगर 4 लोग भी एक परिवार में जोड़ लें तो करोड़ों में पहुंच जाएगी ये आबादी। तो करोड़ों लोग आज सड़क पर हैं और बहुत ही गंभीर आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। तो उनकी पीड़ा के साथ जो व्यक्ति खड़ा नहीं है, वो समझिए फिर वो इंसान नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं है, उसमें मनुष्यता नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि
अगर प्रबंधन के लोग हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, क्या उनमें कोई भावना नहीं जगती है कि कैसे हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहें, कैसे निवेशकों को विश्वास दिलाएं? हमारी नीयत ठीक थी, आज भी ठीक है, आगे भी ठीक रहेगी। ये विश्वास भरोसा दिलाना तो उनका काम है, उनको करना चाहिए। मैं दोबारा आग्रह कर रहा हूं कि उनको ये काम करना चाहिए। लेकिन मैंने जिस तरफ इशारा किया वो ये है कि अगर कोई कंपनी मान लीजिए कि नहीं चल पा रही है या उनके मुखिया जो हैं वो गुजर गए हैं, अब उनके परिवार के जो सदस्य हैं उसमें शायद उतनी, या दो तरह की बात हो सकती है, या तो वो क्षमता नहीं हो या वो इच्छा नहीं, या किसी और बिजनेस में वो अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हो। तो क्या बाजार से स्मार्ट लोगों को तैयार करके एक कमेटी बनाई जा सकती है बाहर से? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सहारा टाटा का, कि उन्होंने परिवार के लोगों को कोई मुखिया नहीं बनाया, चेयरमैन नहीं बनाया, वो बाहर से लेकर के आए, और वो लिमिटेड कंपनी है, बड़ी कंपनी है, वो बाहर से चेयरमैन लेकर के आए और एक ट्रस्ट के रूप में चलना शुरू हुआ और आज बहुत बेहतर काम कर रहा है टाटा ग्रुप। क्या उसी प्रकार से सरकार को यह ध्यान नहीं रखना चाहिए? और मुझे लगता है कि सरकार इस दिशा में चौधरी जी काम कर रही है, और इसीलिए ये ईडी की जो छापेमारी वगैरह है वो पड़ रही है। सरकार जानना चाहती है कि साहब इस कंपनी का क्या ऑपरेशन है, कौन कौन लोग हैं, किस किस की जिम्मेदारी है, और वो फिर जिम्मेदारी तय करके अगर सरकार ऐसा सोच रही है, तो मुझे नहीं मालूम सरकार ऐसा सोच रही है, क्योंकि सरकार के पास भी ये दृष्टि शायद नहीं होगी, क्योंकि सरकार सोचेगी हम फटे में टांग क्यों अड़ा है, क्योंकि सरकार समाधान के लिए कई बार होती नहीं है, समस्या खड़ा करने के लिए होती है। तो ये भी जो ईडी की जो जांच पड़ताल चल रही है वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हो सकता है कि सरकार कर रही है। अगर नेता और सरकार जनता के हित में, जनता के हक के लिए काम करना प्रारंभ कर दे तो क्या कहने, फिर तो समझिए राम राज्य हो जाएगा, सब लोग बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो मैं ऐसा मानता नहीं हूं कि सरकार जनता के लिए काम कर रही होगी। हाँ, सरकार करेगी, सरकार से हम करवाएंगे, दबाव बना करके उनको नियंत्रण में रख करके, चुनाव में अपनी ताकत दिखा करके और सत्य से उनका परिचय करा करके। तो ये जो कहानी है, मेरा ये मानना है कि अगर सरकार ईडी का छापेमारी कर रही है, करवा रही है, तो सरकार जानना क्या चाहती है, ये अगर आप लोगों के पास में कोई जानकारी हो, हम भी जानना चाहते हैं। अगर ये पता चल जाए तो एक और रास्ता निकल सकता है, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया कि सहारा चाहे तो बाहर से एक्सपर्ट कमेटी गठित करके कुछ दिन ऑपरेशन चला सकती है। मैंने बहुत पहले ये दिया था, सलाह दिया था कि एक कानूनविदों की एक टीम हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी की टीम हो, कॉर्पोरेट से कुछ बड़े जाइंट्स आए, सरकार की तरफ से कुछ अच्छे साफ सुथरे ब्यूरोक्रेट्स हैं। वैसे ब्यूरोक्रेट साफ सुथरे बहुत कम हैं, हमको तो दीपक लेके ढूंढना पड़ेगा, लेकिन दीपक लेके ढूंढने के बाद भी अगर कोई साफ सुथरे ब्यूरोक्रेट मिल जाए तो वो आ जाए, और इस तरह से पर्सन ऑफ एमिनेंस समाज में जो कोई भी हैं वो अगर आ जाए और उसकी एक कमेटी बन जाए तो ये मामला बहुत फौरन सुलझ जाएगा और हो सकता है कंपनी दोबारा खड़ी भी हो जाए। लेकिन अब इस दिशा में सहारा क्या सोचती है, नहीं सोचती है, ये तो सहारा के ऊपर निर्भर करता है। आरके सिंह कुछ कहना चाहते हैं, सिंह साहब बोलिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सहारा मैनेजमेंट से गुजारिश कर रहा हूं कि अभी जो भी वर्कर है थोड़ा सा परेशान तो है ही, उनको और परेशानी नहीं बढ़ाए। जैसे कि हमारे जमाकर्ता ने, ये देखिए रिसीविंग का कॉपी दोबारा करके हमारे पास भेज दिया कि ये लीजिए, कि हम नहीं जानते हैं, अब पैसा आप हमको दीजिए, फर्जी दिए हैं, ये सब हम नहीं जानते हैं। मात्र 20,000, 25,000, 30,000 का पेमेंट है जो कि सहारा मैनेजमेंट ही चेक करता है, पहले ओके करता है, उसके बाद सीआरसी के रिफंड पोर्टल पर वेरीफाई करके कहता है कि ये ठीक है, हमारा कस्टमर है। तो हमारा कस्टमर है तो सहारा वाला को तो हम लोगों ने बॉन्ड पेपर, अकाउंट नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ सबमिट किया है।
तो ये बताइए छोटा मोटा भुगतान 20,000 25,000 में डिफेंसी 2 बार आ जाए तो कोई भी, तो हम लोगों को परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और पोर्टल से जो लोग कह रहे हैं कि पेमेंट आ रहा है, कोई पेमेंट नहीं आ रहा है। 1000 में 5 आदमी का आ रहा है, कोई प्रूफ दे दे। जो एक हमने 100 आदमी का किया है, 10 आदमी का भी पैसा आ गया है, तो जो कहिएगा सो। मैं यही कहना चाहता हूं सर कि जो आप पोर्टल बनाए 50,000 से नीचे का पेमेंट है उसको तो ओके करके भेजो। जो बार बार हम कहाँ चक्कर लगाए। अभी बताइए कितना हमको आके टॉर्चर किया है। देखिए कितना कस्टमर है, ये देखिए देखिए आई दे रहा होगा, अप्लाई फॉर्म है सर, ये सब ला ये जो आप दिखा रहे के हैं, क्या डिफिशियंसी का पत्र है, क्या है ये? डिफेंसेसी का ना एप्लीकेशन जो किया था ऑनलाइन उसका है, तो उसका है। उस पर रिस्पॉन्स क्या आया? उसमें डिफेंसी कह रहा है, उसमें कह रहा है कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म उपलब्ध नहीं है और मेंबर सदस्यता संख्या फॉर्म उपलब्ध नहीं है। तो ये गलती हम लोगों का एजेंट का है कि सहारा ऑफिस का है। और कहते हैं कि पोर्टल से, मैं तो बिहार से हूँ सर, बिहार में मैंने करीब 400 लोगों का आवेदन किया है, मात्र 2 आदमी का, सिर्फ 2 आदमी का ही पैसा आया है 10-10 हजार। बिहार में कहां और से कोई आपने? पैसा नहीं। मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ सर। अच्छा, ये जी सर, ये सब सहारा मैनेजमेंट और सरकार की सोची समझी साजिश है। जो हम लोग हल्ला करते थे आंदोलन में, इसलिए आंदोलन को शांत करने के लिए सहारा मैनेजमेंट अभी चला रहे ओपी श्रीवास्तव सर और एनके पाल, और यही दोनों मिल करके सहारा, पूरे सहारा इंडिया को बर्बाद किया। एनके पाल पहले ट्रेटी मैनेजर हुआ करते थे, रांची में रहते थे। क्या गणेश भाई ये बात सही है कि नहीं, आप बताइए। उन्होंने पूरा एलेट बैलेट लगा के बर्बाद कर दिया। और जो अमीलाल कहते हैं वो मेरे सामने जुम्मा चुम्मा पैदा लेकर के फ्रेंचाइजी किए हैं, स्टार मल्टी में काम कर रहे हैं, सहारा इंडिया के नाम पर जो चेक ले रहे हैं, तो क्या कहते हैं, जो पैसा कहीं नहीं जाता, 25% वायलेट के हिसाब से हेडक्वार्टर जोन होते हुए जाता है। अब 75% जो लाते होंगे ना, उसी से पेमेंट, जो एक एजेंट काम करता है उसको पेमेंट दिया जाता है। हैदराबाद में भी पता किए हैं, यही हो रहा है। बहुत ऐसा लोग है जो लिंक है हैदराबाद अकाउंट ट्रांसफर करा के पेमेंट कर रहे हैं। उसी में से एक अमित लालचंद जी हैं जिनको पता नहीं है सहारा के एबीसीडी। हम लोगों ने 20 से 25 साल उसी में जमाया। हम लोग तो यही गुजारिश कर रहे हैं कि कम से कम छोटा मोटा 20-25 हजार के नीचे तक का भुगतान, जब पासबुक दे रहा है, अकाउंट नंबर दे रहा है, आधार नंबर दे रहा है, तो उसमें डिफेंसी क्यों आ रहा है? इसको खत्म करके। बताइए जरा सा, ये एनके पाल के बारे में बताइए, क्या है एनके पाल? सर एनके पाल ट्रेटरी मैनेजर हुआ करता था, उसके अंदर में 10-20 जोन हुआ करता था और वो सारा हिसाब किताब लगाते थे, जो कितना पैसा किस जोन में जाएगा, कितना पेमेंट मिलेगा, कितना री इन्वेस्ट होगा। वही लाया 80-20 का थी ऑप्शन, जो 80% री इन्वेस्ट करो और 20% भुगतान हम देंगे, और उससे ज्यादा अगर भुगतान लेना है तब फिर से कैश लेके आओ और भुगतान करा के ले जाओ। इसी चक्कर में बहुत सारा एजेंट छोड़ दिया। इनके पहले अम्मीलाल जी और कन्हैया जी, आप तो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, आइए जरा सा जवाब दीजिए। अगर उनको एक मिनट सिंह साहब, पाल साहब ये कह रहे थे कि 80% को तो मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपया किसी एक मोहन जी का इन्वेस्ट कराया। अब 1 लाख रुपया का मान लीजिए कि मेच्योरिटी हो गया 1 साल के बाद 2 लाख रुपया। अब 2 लाख रुपया मान लीजिए मोहन जी को आपको देना है, तो मैनेजमेंट आपको ये कहती थी कि 2 लाख का 1,60,000 रुपया जो है वो री इन्वेस्ट करा दो। जी, री इन्वेस्ट करा, उनको बरगलाओ, उनको समझाओ कि आपका देखिए 1 लाख रुपया का 2 लाख मिल गया, चाहे तो आप ले सकते हैं, मैं अभी देने के लिए तैयार हूं। आप लोग ऐसे बोलते होंगे कि ले लीजिए चेक, है ना, 2 लाख रुपए ले लीजिए। लेकिन अब आपने वो सामने वाले को लोभ दे दिया। एक मिनट, सामने वाले को लोभ दिया, सामने वाले को लोभ हो गया कि साहब 1 लाख का 2 लाख रुपया हो गया है, और ये कह रहे हैं कि आप क्या कीजिएगा 2 लाख रुपए लेकर के। ऐसा करते हैं 60,000 आप ले लीजिए, 1 लाख आपने जमा किया था ना,
60 हजार आप ले लीजिए, 40,000 ना आप दीजिएगा अगर आप मूलधन के हिसाब से जोड़ रहे हैं, और अभी आपका 1,60,000 रुपया हम री इन्वेस्ट कर देते हैं, तो सामने वाले को लगता होगा मोहन जी को कि बहुत बढ़िया यार, 60,000 रुपया मिल ही रहा है, 40,000 रुपये जा रहा है, लेकिन हमारा जा तो रहा है 1,60,000 रुपया, और मन में उनको चल रहा है कि हमने 1 ही लाख रुपया दिया था, उसका 60,000 हमको आ ही गया है, तो 40,000 हमारा फंस रहा है मूलधन में। तो उस हिसाब से वो कह रहे हैं कि 1,60,000 रुपया री इन्वेस्ट करा दिया, और 40,000 रुपया का जो और जो देना था वो 40